अभी बीच में स्क्रीन के बीच में टैप कर तो ग्रीन हो गया होगा। ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। पहला क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डी ब्रॉय वेव्स, मैटर वेव्स। पढ़ा है वो वीडियो, देखा है वो वीडियो मैटर वेव्स का? किसी ने देखा है? पॉज करो। ओके, सो ए पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डिकेज इनटू टू पार्टिकल्स, मतलब टूट के दो पार्टिकल्स में बढ़ जाता है, राइट? सो रेस्ट में था, फिर टूट के अगर ये दो पार्टिकल में बटा है जिसका मासेस m1 एंड m2 है, इसका मतलब ये है m1, दूसरे का मास m2 है, एंड देर हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटीज। तो मैंने मान लिया कि चलो इसका वेलोसिटी v1 प्लस इसका वेलोसिटी मैंने v2 मान लिया, ठीक है ना? दोनों का वेलोसिटीज अलग अलग है। तो यहाँ पर पूछा है देन द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1 by λ2 क्या होगा, ठीक है? देखो, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस इज दैट कि यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये टूटा होगा ना तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होगा। मोमेंटम हम कब कंजर्व कर सकते हैं? when f is equal to 0, rate of change of momentum is 0। और ये कब हो सकता है? dt of something is 0, वो something क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट, राइट? और यहाँ पर ये बोला है कि ये जो कैपिटल M मास है ये अपने आप दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, m1 m2, मतलब खुद का सेल्फ डिसइंटीग्रेशन है, बाहर से कोई फोर्स आके इसको तोड़ा नहीं है। सो ऑल द फोर्सेस आर व्हाट? इंटरनल फोर्सेस। अगर फोर्सेस इंटरनल है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू 0 एंड वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? 0। व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? 0। या बट फाइनली 0 होगा, राइट? फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0। तो इसका मोमेंटम अगर मैं P1 बोलता हूँ इस तरफ, और इसका मोमेंटम अगर मैं P2 बोलता हूँ, ऑब्वियसली दोनों का मोमेंटम क्या होगा? सेम। लेफ्ट वाला मोमेंटम विल कैंसिल आउट राइट वाला मोमेंटम, सो आई कैन राइट दैट। आ रहा है पूरा बोर्ड, आ रहा है उसमें, देख स्क्रीन में। ओके, P1 क्या? प्ले, ओके फाइन। सो इन दिस केस P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या हो गया? P हो गया। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर तुमको पूछा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है, और जो तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं तुमको फॉर्मूला दे रहा हूँ, आज शाम को ही देखोगे तुम, ठीक है? फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/p। p जो है इट इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अभी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, दोनों का मोमेंटम क्या होगा? सेम। तो इसके साथ जो λ1 होगा इसका भी h/p लिख दूंगा, और ये पार्टिकल भी जब मूव करेगा इसके साथ जो वेव एसोसिएट होगा उसका λ2 लिखूँ, ये भी मैं क्या लिख दूंगा? h/p। तो λ1 by λ2 क्या आएगा? 1:1। समझ में? थोड़ा सा एक बैकग्राउंड तुमको दे देता हूँ, व्हाट आर मैटर वेव्स बेसिकली। देखो, अगर तुमने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तो लाइट जिसको हम वेव मानते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको लाइट को पार्टिकल जैसा ट्रीट करना पड़ा। तो डी ब्रॉय जो साइंटिस्ट था उसने कहा कि देखो भाई, नेचर ऑलवेज लव्स सिमेट्री, नेचर को हमेशा सिमेट्री पसंद है। तो अगर एक वेव पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकता है तो जिसको हम पार्टिकल मानते हैं वो भी वेव जैसा बिहेव करना चाहिए, राइट? अच्छा, वेव नेचर से कौन सा फिनोमिनन एक्सप्लेन होता है? इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो जाता है, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जाता है। इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन जिसको हम पार्टिकल मानते हैं उसके साथ भी एक वेव नेचर एसोसिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बाई नेचर सिमेट्री। लाइट जिसको वेव मानते थे वो अगर पार्टिकल नेचर शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जिसको हम पार्टिकल मानते हैं वो भी एक वेव नेचर शो करना चाहिए, राइट? दैट मीन्स अगर हमारे पास एक YDAC का स्लिट है S1 S2, और उन स्लिट्स के थ्रू अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बीम को पास कर दूं तो स्क्रीन में मुझे एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन्स पास करने से। लेकिन इसका पीछे का लॉजिक क्या था? याद है मैंने तुमको पढ़ाया था वेव ऑप्टिक्स में कि वेव नेचर तभी डोमिनेंट होता है ओनली इफ द साइज ऑफ द एपर्चर इफ इट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट? अभी इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव, जो लैम्डा का वैल्यू एसोसिएट होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा। लैम्डा विल बी वेरी स्मॉल, और इसी लैम्डा के कंपेरेबल तुमको YDAC का स्लिट का साइज चाहिए होगा, इतना छोटा स्लिट चाहिए होगा।
विच विल बी कंपेरेबल टू लैम्डा। किसका लैम्डा? अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर जैसा बिहेव करता तो वो लैम्डा क्या होता? h/p। सो मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन तुमको पता होगा ना, तुमने इलेक्ट्रॉन को कितने स्पीड से भेजा है, तो मोमेंटम पता होगा, तुमने h/p किया तो तुम उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट होगा उसका लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हो, और उसी के कंपेरेबल तुमको YDAC का गड्ढा भी बनाना पड़ेगा। तो बहुत सालों तक ये पॉसिबल नहीं हुआ इतना छोटा स्लिट बनाना। फाइनली व्हेन द साइंस प्रोग्रेस्ड ऐसा पॉसिबल हुआ, और ये देखा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम को उस YDAC के स्लिट्स के थ्रू भेजा जाता है तो स्क्रीन में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न ही मिलता है। बहुत बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है, कभी होगा तो मैं तुमको प्रोजेक्टर में दिखा सकता हूँ या नहीं दिखाऊंगा कभी अगर चांस मिले तो, बट अभी जस्ट कहानी के जैसा सुन के रखो कि हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने को मिला, और ये प्रूव हो गया कि डी ब्रॉय सही था, नेचर लव्स सिमेट्री। तो पार्टिकल्स के साथ भी एक वेव नेचर एसोसिएटेड है। अभी तुम बोलोगे सर अगर मैं एक कॉस्को बॉल फेंकता हूँ उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होगा, यस देयर इज अ वेव एसोसिएटेड, लेकिन उसका लैम्डा जो होगा वो क्या होगा? लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू व्हाट? h/p। मतलब दैट लैम्डा विल नॉट बी एबल, तुम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट दैट लैम्डा, पर्टिकुलर लैम्डा, लेकिन वेव नेचर एसोसिएटेड होता है। इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? ओके, पॉज करना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा कि द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटोन। प्रोटोन हो गया पार्टिकल, फोटोन हो गया पार्टिकल ऑफ लाइट। दोनों का एनर्जी क्या बोला? दोनों का एनर्जी बराबर है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E, दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ प्रोटोन ऑल्सो विल बी E। Let lambda1 be the de Broglie wavelength and lambda2 be the wavelength de Broglie wavelength of photon होगा, ठीक है ना? एक मिनट आई थिंक सो, हाँ, de Broglie wavelength of proton होगा ये, and lambda2 be the wavelength of the photon, ठीक है ना? तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ lambda1 by lambda2 इज प्रोपोर्शनल टू कितना है वो पूछा गया है, ठीक है? दोनों का एनर्जी सेम है। तो एक काम करते हैं, एनर्जी ऑफ ए फोटोन क्या होता है? hc/λ, और यहाँ पर lambda2 भी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन बोला तो मैं इसको lambda2 लिख देता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अभी अगर मैं ये पूछूं कि अगर तुम्हारे पास एक प्रोटोन है, प्रोटोन के साथ जो ये वेव नेचर एसोसिएट होगा उसका वेवलेंथ अगर lambda1 है तो lambda1 का वैल्यू क्या होगा? वो डी ब्रॉय ने कहा है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? h/p, where p is the momentum of that particle। यहाँ पर प्रोटोन का अगर मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ लिखना चाहूँ दैट इज lambda1, उसको हम क्या लिख देंगे? h/p मोमेंटम। और लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रोटोन के पास एनर्जी कितना है? E एनर्जी दिया हुआ है। तो मोमेंटम को p को हम एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? √2mk, where k is the kinetic energy। और यहाँ पर kinetic एनर्जी क्या है? E है, E। सो इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं? √2me। और तुमको यहाँ पर ये पूछा गया है देन द रेशियो lambda1 by lambda2 इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक? तो ठीक है, सिंपल कर लेते हैं। lambda1 by lambda2, lambda1 की जगह हम लोग क्या मिलेगा? hc/e, और lambda2 की जगह h/√2me, है ना? तो यहाँ पर अगर lambda1 by lambda2 इज प्रोपोर्शनल टू मैं लिखना चाहूँ, ये वाला ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये वाला √e ऊपर आ जाएगा, है ना? ऊपर आ जाएगा, दिस विल कम ऑन टॉप, दैट इज √e, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? हाफ -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्लस हाफ क्यों लिखा हुआ है? मैं पॉज करता हूँ, बोल देता हूँ वीडियो में, लेकिन वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर उल्टा लिखा है, राइट? lambda2 by lambda1 लिखना चाहिए था, अभी सही हो जाएगा lambda2 by lambda1। सो lambda2 by lambda1 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? e⁻⁻², लेकिन तुमको पूछा क्या है? lambda1 by lambda2, हाफ हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन बी, ठीक है? पॉज कर, ओके फाइन। बीच में टैप किया है ना, बीच में टैप करते हैं, ओके फाइन। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है ना? एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है कि जब पार्टिकल का लोकेशन 0 से लेकर 1 के बीच में वैरी करता है तब उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है?
ई नॉट है। और ये भी क्वेश्चन में मैंशनड है, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 ई नॉट। मतलब उसके पास अगर ई नॉट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है तो ई नॉट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। व्हेन द पार्टिकल इज लोकेटेड बिटवीन 0 to 1 इट हैज गॉट ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई नॉट। तो मैंने वही लिखा, फॉर एक्स greater than or equal to 0 but less than or equal to 1 potential energy is E naught. Kinetic energy is what? Total energy minus potential energy, that is E naught. Kinetic energy है मतलब वो मूव कर रहा है, उस पार्टिकल के साथ हम एक वेव नेचर एसोसिएट कर सकते हैं। उसका लैम्डा हम क्या निकालेंगे, जैसे कि दिया हुआ है डी ब्रॉय वेवलेंथ इज व्हाट, लैम्डा 1 इस रीजन के लिए, मतलब इस रीजन के लिए लैम्डा 1 का वैल्यू क्या होगा, h/p, मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस सिचुएशन। And momentum of this particle in this situation is nothing but equal to root over of 2m kinetic energy. Kinetic energy कितना होगा, E naught। ये तो हो गया लैम्डा 1 का वैल्यू। अभी ध्यान से सुनो, फॉर x ग्रेटर देन 1, जब पार्टिकल x 1 को क्रॉस कर जाता है तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, कितना होगा, 2 E naught। So right, so in this case क्या बोला है, d Broglie wavelength is lambda 2 and for x greater than 1 d Broglie wavelength is what, lambda 2। तो ठीक है, lambda 2 अगर हम लिखना चाहें that is h by root over of 2m kinetic energy at that point of time कितना होगा, 2 E naught। तो तुमको यहाँ पर पूछा है फाइंड द रेशियो lambda 1 by lambda 2, बहुत आसान होगा। लैम्डा 1 ये था, नीचे एक रूट ओवर ऑफ ई नॉट बच जाएगा और लैम्डा 2 ऊपर, रूट 2 विल बी द आंसर। ठीक है ना, पॉज, बीच में टैप, ग्रीन है। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, वी हैव गॉट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट किस तरफ वेव फ्रंट छोड़ता है, रेडियली आउटवर्ड वेव फ्रंट छोड़ता है। उसके वेव फ्रंट्स को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेंगे, सर्कुलर स्फेरिकल शेप्स बनेंगे, ठीक है ना। और इसका पावर दिया हुआ है 10⁻³ वाट। बात को समझो, इसका मतलब है कि पर सेकंड इस सोर्स से कितना एनर्जी निकल रहा है, 10⁻³ जूल्स ऑफ एनर्जी निकल रहा है, ठीक है। और ऐसा निकल रहा है, तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अगर वेव थ्योरी अप्लाई करोगे तो ऐसे निकल रहा है, पेयर्स बन रहा है, रेडियली आउटवर्ड ट्रैवल कर रहा है। और 5 मीटर की दूरी पे यहाँ पर एक मेटल प्लेट रखा गया है और बोला क्या गया है, ए गिवन फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट्स एनर्जी फ्रॉम ए सर्कुलर एरिया ऑफ ए प्लेट एज लार्ज एज 10⁻⁹ मीटर इन रेडियस। इसका मतलब यह है कि अगर एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो इस प्लेट के एक सर्कुलर पैच जिसका रेडियस 10⁻⁹ मीटर है, इसको जितना एनर्जी मिलता है उतना एनर्जी चाहिए एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। समझ में आया? फिर से बोलूं, उस मेटल प्लेट के एक सर्कुलर पैच, उसका साइज कितना है, उसका रेडियस है 10⁻⁹ मीटर, है ना। तो यहाँ पर अगर एक सर्कुलर पैच इमेजिन करो जिसका रेडियस कितना है 10⁻⁹ मीटर, इस पैच में जितना एनर्जी गिरेगा उतना एनर्जी एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए, ठीक है, ओके। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी पढ़ा है मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन को, एक फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, वर्क फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो जब वो निकल के आना चाहेगा तो मेटल प्लेट पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देगा, तो कुछ तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। एज्यूमिंग लाइट इज ए वेव, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पार्टिकल नेचर से डिस्कस करता तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कि इस पैच में इतना एनर्जी गिरेगा तो वो निकलेगा, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एनर्जी जब गिरता है वो पैकेट्स के फॉर्म में गिरता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है किसी एरिया से कलेक्ट नहीं करता एनर्जी, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि वो जो सर्कुलर पैच है उसमें जितना एनर्जी गिरेगा उसको कलेक्ट करके वो निकलेगा। ऐसा नहीं होता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, सो मत भाई, ये नींद आ रहा है, ओके। सो सकता है, सोना चाहता तो अगर तुम लोग सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, राइट, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होना है, तो जब लाइट गिरता है, लाइट का जो एनर्जी है दैट इज क्वांटाइज्ड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटोन्स। तो हर किसी के पास एक पैकेट फेंका जाता है, तो वो पैकेट लोगे, एनर्जी एब्जॉर्व करोगे, इफ इट इज सफिशिएंट तब तुम बाहर निकल के आ सकते हो।
लेकिन ये वेव नेचर के थ्रू, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वेव नेचर के थ्रू इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि बोला कि एज्यूमिंग लाइट इज अ वेव, हाउ मच टाइम वुड यू टेक फ्रॉम ए टारगेट टू सोक दिस मच एनर्जी फ्रॉम द लाइट सोर्स। क्योंकि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस है ना, वो इंस्टेंटेनियस है कि तुमने पैकेट गिराया, इलेक्ट्रॉन ने पैकेट एब्जॉर्व किया, अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन का टैक्स पे करके निकल के आ जाएगा बाहर। लेकिन अगर तुमने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया कि वेव नेचर क्यों फेल कर जाता है। जस्ट इमेजिन कि ऑल ऑफ यू आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल सरफेस और मैं एम द सोर्स, मैं लाइट चमका रहा हूँ सरफेस पे। तो अगर मैं वेव थ्योरी को यूज़ करूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे बॉडी से वेव फ्रंट आ रहा है। तो वेव फ्रंट क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। वेव फ्रंट जाके सबको हिट कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचों इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकल के आने के लिए 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी चाहिए और मेरे वेव फ्रंट में कितना एनर्जी, 100 यूनिट्स। लेकिन एक को नहीं मिला 100 यूनिट्स, पांचों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो हर किसी को कितना मिला, 20 20 20 20 20। और एक वेव फ्रंट आएगा सबका 40 हो जाएगा, और एक वेव फ्रंट आएगा सबका 60 हो जाएगा, और एक वेव फ्रंट आएगा सबका 80, और एक वेव फ्रंट आएगा सबका 100। राइट, दैट मीन्स 5 वेव फ्रंट गिरने के बाद दिस इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द कैपेसिटी टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। इसका मतलब है कि मैं लाइट चमकाऊंगा और कुछ देर के बाद ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इंस्टेंटेनियस इमिशन नहीं होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा गया है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इंस्टेंटेनियस इमिशन होता है और यहाँ पर वेव नेचर जो है, वेव थ्योरी जो है वो फेल कर जाता है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बिकॉज वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट गिराना और इलेक्ट्रॉन निकलने में दैट शुड बी अ टाइम गैप। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? एक प्रॉब्लम ये था वेव थ्योरी का, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेनन बिकॉज एक्चुअली में रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में टाइम नहीं लगता। राइट लेकिन ये क्वेश्चन उन्होंने बोल दिया कि वेव मानो, वेव मान के इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हमको पता है कि इसको निकल के अगर आना है, इफ इट हैज टू कम आउट, इसको मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा है कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन को जो अपना एनर्जी इस पैच में जो गिर रहा है उस एनर्जी को वो कलेक्ट कर रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कलेक्ट करने में उसको कितना वक्त लग जाएगा। सिर्फ उस सर्कुलर पैच में जो लाइट गिर रहा है उसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर रहा है। समझ में आया? तो एब्जॉर्व करेगा, एब्जॉर्व करते 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 जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंचेगा तभी वो निकल के आ पाएगा। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? बात को समझो। अभी हम कैसे निकालेंगे कि ये जो सर्कुलर पैच है इसकी एरिया कितना होगा, 5r², है ना? राइट। अच्छा, अभी इस पैच में कितना एनर्जी गिरेगा वो हम कैसे निकालेंगे? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर आके जो वेव फ्रंट हिट करेगा, ये एक वेव फ्रंट जाके हिट करेगा, तो इस जगह का वेव फ्रंट का जो इंटेंसिटी होगा, क्या बोला मैंने, वेव फ्रंट का जो इंटेंसिटी होगा, दैट इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पैच विल गिव यू द एनर्जी फॉलिंग ऑन दैट पैच। इंटेंसिटी यार, एक लाइट से जब I = P/4πr² पढ़ाया था ये सब चीजें, है ना? तो यहाँ पर जब यहाँ से लाइट निकला, वेव फ्रंट ट्रैवल करके, जब वेव फ्रंट ट्रैवल करता है तो स्पेयर का जो साइज है वो इंक्रीज होते जाता है, होते जाता है। इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। इंटेंसिटी इज एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आया? व्हाट इज इंटेंसिटी? एनर्जी क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये जो वेव फ्रंट है जो जाके अभी मेटल को हिट करेगा 5 मीटर की दूरी पे, राइट? तो 5 मीटर का रेडियस वाला एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है, 5 मीटर के रेडियस वाला एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है, तो उसके सरफेस का इंटेंसिटी कितना है वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी? बोलो, यहां लिखता ये होगा इंटेंसिटी, राइट? एक सेकेंड में P जूल्स निकला था एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया ऑफ 4πr²। P का वैल्यू कितना है, 10⁻³ एंड 4πr² मतलब 5², 25 4 जा 100। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेरिकल वेवफ्रंट। और इसी इंटेंसिटी को लेकर वो उस सर्कुलर पैच को हिट करता है। तो पैच को पर सेकेंड कितना एनर्जी मिलता है? एनर्जी रिसीव्ड बाय पैच। देखो ये क्या है, दिस इज जूल्स पर सेकेंड
पर मीटर स्क्वायर। बात को समझो, यूनिट बहुत फील लेता है। एनर्जी रिसीव बाय पैच पर सेकेंड क्या होगा, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द पैच, दिस इज जूल्स पर सेकेंड। समझ में? अब इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है भाई, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 पाई। इसका एरिया कितना है, पाई इंटू 10⁻18, सॉरी 18 होगा ये, हाँ ना, -18 ये हो गया। पाई पाई को मार देगा, अगर 10⁻5 10⁻18 कितना होगा, 23 जूल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना जूल्स मिलता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल्स होगा, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 खोला जूल्स, राइट। तो टाइम कितना चाहिए होगा, एक सेकेंड में इतना एनर्जी मिलता है। लेट से t सेकेंड के बाद 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी उसको मिल जाएगा, लेट से t टाइम के बाद। तो आई कैन से 10⁻23 इंटू t विल गिव यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 जूल्स। यहाँ पे भी जूल्स है, जूल्स कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, पर सेकेंड है बेसिकली। सेकेंड उधर चला जाएगा तो यहाँ से टाइम का वैल्यू तुमको पता चल जाएगा। इसका आगे नहीं करूँगा, बट यहाँ से तुमको टाइम का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पॉज 0 फोकस करने के लिए टाइप कर दिया बीच में, ओके। ये वाला एकदम आसान है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। दिस इज बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेटल सरफेस, तुमने लाइट चमकाया, लाइट का वेवलेंथ कितना है 2800 एंगस्ट्रॉम, और इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट, हाँ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अभी पूछा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बिफोर आई डिस्कस अबाउट दिस, एक बात बताओ, यहाँ पर जो लाइट गिर रहा है, जो फोटोन का जो एनर्जी है वो कितना है, hc/λ, ठीक है ना। hc को हमेशा 12400 ऐसा लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम इंटू लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। हमेशा याद रखना, तो जल्दी जल्दी कर पाओगे। समझ में आया? तो hc का जो वैल्यू है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक वैल्यू है जो हमेशा याद रखना, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा के जगह अगर मैं एंगस्ट्रॉम में पुट करूँ तो 2800 क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अभी मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ। इट विल कम आउट टू बी नियरली 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है, ठीक है ना, इतना आ जाता है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, ये एक फोटो इलेक्ट्रॉन को फोटोन ने, जीरो क्या हो गया, एक फोटो इलेक्ट्रॉन को फोटोन ने एनर्जी दिया। क्या ये एनर्जी पूरा उसके पास रहेगा जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बात को समझो, सोचो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये एनर्जी दिया तुमने, कितना एनर्जी दिया 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उसको अगर इस मेटल सरफेस से निकलना है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने का टैक्स पे करना पड़ेगा? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात को समझो, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना बचेगा? उसको मिला था 4.4, उसको टैक्स पे करना पड़ा 2.3, दिस इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया? बस एक बात को समझो, यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के कहानी के बारे में एक बार सोचो कि ये फोटोन अगर इसको एनर्जी देता है, उसको तो ऑलरेडी एक टैक्स पे करना ही पड़ेगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा तो रास्ते में उसको बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी मिल सकते हैं जिनके साथ वो टकरा जाएगा, या आयंस के साथ टकरा सकते हैं, एटम्स, लैटिस के साथ टकरा सकते हैं। बात समझ में आया? तो इस प्रोसेस में व्हेन इट ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, even though it is supplied with 4.4 electron volt and we are expecting it to come out with an energy over 2.1 electron volt, but very few electrons can come out with this much energy, 2.1 electron volt, because some of their energy will definitely be lost in their journey. जब वो लोग बाहर निकलने के लिए जा रहे होंगे तब किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकरा जाएंगे, या किसी और मेटल लैटिस के साथ जाके टकरा जाएंगे, या किसी आयन के साथ जाके टकरा जाएंगे।
दैट मीन्स इस बात को समझो कि किसी भी सिचुएशन में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, उसे जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुमको रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। द मोस्ट अनलकी फोटो इलेक्ट्रॉन विल हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। जो जस्ट निकला तो है लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी बचा नहीं, उसने रास्ते में सारा दान कर दिया, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द मोस्ट लकीस्ट photoelectron will be the one which will just pay the tax and come out. Let's say the top one. उसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो। That means जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना सरफेस, वो एक उसका एक काइनेटिक एनर्जी का एक रेंज बना सकते हैं, वेरिंग बिटवीन 0 to greater than or equal to 0 but less than or equal to what? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तभी तुमको अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इस वर्ड का मतलब आई होप सो तुमको अभी समझ में आ गया। दे आर टॉकिंग अबाउट द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स हु आर वेरी लकी, दे डिड नॉट पे, दे जस्ट पेड द टैक्सेस एंड रिमेनिंग एनर्जी स्टेड विद देम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। डू यू रिमेंबर स्टॉपिंग पोटेंशियल? वो फोटो सेल मैंने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था कि मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है और कलेक्टर तक जाता है, और तुम्हारे चेहरे को देख के मुझे पता चल रहा है कि तुमको कुछ नहीं आ रहा। शॉर्ट में बताता हूँ, ये एक मेटल प्लेट है, ये कलेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अपने आप पहुँच सकते हैं जिनके पास बहुत काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ तक अगर पहुँच गया तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा सर्किट में, ठीक है। अभी अगर मैं इस सर्किट में करंट को 0 बनाना चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि इस मेटल से एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो यहाँ तक ना पहुँचे। बात समझ में आया? दैट मीन्स बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो थके हुए हैं, वो लोग तो कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे यहाँ तक। लेकिन व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि बिना कोई हेल्प का अपने दम पे वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इनको रोकना है मुझे। तो अगर मैं यहाँ से जो फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको अगर मैं कलेक्टर तक पहुँचने से रोक दूँ, कैसे रोकूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा और इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा उल्टे डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा? तो अगर मैं फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ तक जाने से रोक दूँ, वो रुक गया तो बाकी तो कोई पहुँच ही नहीं पाएगा। तो उसके कारण हमको जितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेट अस से दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0। बात समझ में आया? यहाँ से जो फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन निकला होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या होगा कि वो वहाँ पर पहुँचने ही वाला होगा कि उसका वेलोसिटी आके 0 हो गया। मतलब जब वो इस तरफ जाएगा उसका सारा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के निकाल के किस में कन्वर्ट कर देगा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। कितना काइनेटिक एनर्जी है उसके पास? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाय द टाइम इट इज अबाउट टू रीच दैट प्लेट, उसका ये पूरा काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने V0 अप्लाई किया और इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो V0 पोटेंशियल के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? छोटा E इंटू V0। अरे V0 क्या था? एक कॉलम चार्ज मूव करेगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा? V0। E कॉलम चार्ज फ्लो करेगा तो कितना? EV0। एंड दैट EV0 शुड बी बराबर 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं आया समझ में? उससे जो V0 निकलेगा उतना V0 लगाओगे या उससे ज्यादा V0 लगाओगे तो फोटो करंट हमेशा 0 होगा। बात समझ में? दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? EV0 इज इक्वल टू 2.1 EV। E को मार देगा, V0 का वैल्यू कितना होगा? 2.1 वोल्ट। इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। मिनिमम इतना पोटेंशियल अगर लगा दोगे तो फोटो करंट हमेशा 0 होगा। By applying a voltage of 2.1, you have just stopped the fastest moving photoelectron to reach the other plate. Is that clear? Okay. पढ़ो, आज ही पढ़ोगे रात को, समझ में आया ना? मजाक नहीं लेकिन याद देखो। Let's see. Next question is kinetic energy max for photoelectrons from a metal surface is K0. समझ में आया? Maximum kinetic energy K0. मतलब वो सिर्फ टैक्स पे करता है और बाकी एनर्जी उसके पास ही रह जाता है। When wavelength of the incident light is lambda. अच्छा, तुमको अगर कहा जाए कि भाई मैंने उस फोटो इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दिया था, तुम बोलोगे सर उसको मैंने दिया था hc/λ, करेक्ट? और उसमें से उसने W अमाउंट ऑफ एनर्जी टैक्सेस में पे कर दिया।
तो बाकी जो एनर्जी होगा दैट विल बी के नॉट। बात को समझो, क्वेश्चन में ये बोला है इफ द वेवलेंथ इज डिक्रीज टू λ/2, वेवलेंथ घट जाने का मतलब है कि फोटोन का एनर्जी तुमने बढ़ा दिया, बिकॉज फोटोन का एनर्जी hc/λ होता है। लैम्डा घटा दोगे तो फोटोन का एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन अगर मैं जीरोय को खिलाऊं तो सेकंड केस में जीरोय के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ये पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम्स λ/2 वाला फोटोन अगर मैं जीरोय को खिलाता हूँ तो जीरोय का जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो पुराने वाले का 2 टाइम्स होगा। पुराने वाले से मतलब 2 के नॉट से ज्यादा होगा या 2 के नॉट से कम होगा, ये हमको बताना है। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? ओके फाइन, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन तुमने कितना खिलाया उसको, सेकंड केस λ/2, टैक्सेस कितना पे किया W, और बचा जो इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी K'। इसी K' के बारे में हमको बताना है क्या ये 2 के नॉट के बराबर है या 2 के नॉट से ज्यादा है या 2 के नॉट से कम है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ hc/λ माइनस W इक्वल टू K'। अच्छा एक काम करते हैं, अगर 2 कॉमन ले लूंगा hc/λ माइनस W प्लस W इक्वल टू K' लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसके साथ मैच कराने के लिए। मुझे कंपेयर करना है ना K' और K0 को, तो इसमें तो K0 का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करूँ, hc/λ माइनस W। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 K0 प्लस W is equal to K'। So this is the relation. What is the answer now? K' का वैल्यू 2 K0 से भी क्या है, ज्यादा है। Is that clear? पॉज कर दो जीरो।